तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आपके लिए एक हॉरर कॉमिक्स लेके आया हूँ, हत्यारा लॉकेट। नगर के मशहूर कपड़ा व्यापारी सेठ हरर दयाल की कोठी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अंदर कोठी के एक विशाल कक्ष में उनकी इकलौती लड़की प्रभा को उसकी सहेलियां तैयार कर रही थी। जल्दी करो, बारात द्वार पर पहुंचने ही वाली है। काकी, बस अपनी प्रभा को आप तैयार ही समझिए। तभी सांवली किंतु आकर्षक नैन नक्श वाली एक युवती वहां पहुंची। हेलो प्रभा। हेलो, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी प्रिय सहेली माला की भाभी नीलम हूँ। आप माला की भाभी हैं? माला की भाभी? हाँ, तो फिर माला आपके साथ क्यों नहीं आई? प्रभा, यह शिकवा तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुमने अपने ब्याह का निमंत्रण कार्ड माला को भिजवाया हो और वह निमंत्रण कार्ड पाकर भी ना आई हो। सॉरी भाभी, दरअसल माला आज 4 सालों से कनाडा में है और तुम इन 4 सालों में उसे भूल चुकी हो। जज जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ आप बैठिए। सॉरी प्रभा, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। दरअसल आज ही मेरे मायके में एक ब्याह है और मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। अतः माला की तरफ से अपने ब्याह की भेंट स्वीकार करो। यह लॉकेट माला ने भिजवाया है। इतना कीमती हार। हाँ, माला ने इस लॉकेट के साथ भेजे एक पत्र में मुझे लिखा था कि मैं यह लॉकेट स्वयं अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ही पहना दीजिए। वाह, क्या गिफ्ट भिजवाया है माला ने, वह भी तब जबकि उसे प्रभा की मैरिज का इनविटेशन कार्ड तक नहीं मिला। प्रभा की अधिकांश सहेलियां माला से परिचित थी, वह सब इकट्ठी पड़ी थी। लेकिन भाभी, माला को मेरे ब्याह के बारे में कैसे पता चला? उसने पत्र में लिखा था कि उसे तुम्हारी ब्याह की खबर तुम्हारी एक सहेली द्वारा पत्र से हुई थी। प्रभा, वैसे तुम्हारी सुराहीदार गर्दन में यह लॉकेट बहुत ही सुंदर लग रही है। धन्यवाद भाभी, वाकई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? प्लीज़ खाना खा कर ही जाइएगा। नहीं प्रभा, मुझे देर हो जाएगी। अच्छा, तो फिर 1 मिनट रुकिए। मंजू, जरा जल्दी से भाभी के लिए एक कोल्ड ड्रिंक तो लेकर आ। जी दीदी। कुछ ही पल बाद फिर जब वह युवती कोठी से बाहर निकली तो बारात द्वार पर आ पहुंची थी। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, पों पों पों। राकेश, यह तेरी शादी नहीं, बर्बादी है। तत्पश्चात शादी ब्याह की सारी रस्में पूरी हुई और दूसरे दिन सुबह सुबह ही बारात दुल्हन को लेकर विदा हो गई। उसी विदाई वाले दिन रात्रि में प्रभा की ससुराल में रिसेप्शन था। बधाई हो कमला, यह तो वाकई चांद का टुकड़ा है। ही, धन्यवाद गायत्री बहन। रिसेप्शन में आमंत्रित औरतें इधर प्रभा की सास को बधाइयाँ दे रही थी और उधर उसी नगर के एक अन्य मकान में नीलम बेटी, मेरे ख्याल से तुम एक बार फिर से सोच लो कि तांत्रिक मामा, मैंने सब सोच लिया है। अब आप मंत्र पढ़कर एक नींबू उस खोपड़ी पर काटिए। ठीक है बेटी, काटता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर आगाह करता हूँ कि यदि मुझसे भी बड़े किसी तांत्रिक ने उस लॉकेट पर नींबू काट दिया तो वह लॉकेट उल्टा तुम्हारी ही मौत का कारण बन जाएगा। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ तांत्रिक मामा, बस तुम जल्दी से वह नींबू काटो। मुझे अपने किसी भी अंजाम की कतई परवाह नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस हरामजादे राकेश और उसके परिवार की बर्बादी से मतलब है। तब उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए एक नींबू सामने रखी इंसानी खोपड़ी पर रखा। चंबक चुम छू, और फिर वह नींबू, वाह, नींबू कट गया। अब राकेश और उसके परिवार को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हा हा हा। अगले ही पल वह इंसानी खोपड़ी धुएं में परिवर्तित होने लगी और फिर वह धुआं धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकलने लगा। उधर प्रभा की ससुराल में रिसेप्शन पूरे युवान पर था। तभी वह धुआं वहां पहुंचकर हरकिशन लाल की नई नवेली बहू यानी प्रभा के लॉकेट में समाने लगा। और फिर जैसे ही वह धुआं उस लॉकेट में पूरी तरह समाया, एकाएक प्रभा की आंखें शोले की तरह दहकने लगी और बात बात पर ठाके लगाती अपनी सास कमला का चेहरा उसे एक भयानक डायन का चेहरा नजर आने लगा। उफ, डायन! ही। फिर प्रभा को उस पार्टी में मौजूद हर आदमी और औरत राक्षस व डायन जैसे दिखने लगे। हा, उफ। क्या हुआ प्रभा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? तभी एक प्रभा चीख पड़ी, नहीं, छोड़ दो मुझे। उसकी चीख सुनकर, अरे बहू को एकाएक यह क्या हो गया?
अरे यह दुल्हन चीखी क्यों? तभी प्रभा की सास तेजी से स्टेज की ओर बढ़ी। क्या हुआ बहू, तुम चीखी क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे यह क्या, कहीं कमला की बहू को कोई दौरे वौरे तो नहीं पड़ते? लगता तो कुछ ऐसा ही है। नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम डायन हो, मुझे खा जाओगी। अरे बहू, यह तुम। तड़ाक! अरे ये क्या प्रभा, तुम्हारी यह मजाल कि तुम मेरी माँ पर हाथ उठाओ। मैं अभी तुझे इसका मजा। तड़ाक! राक्षस, तू मुझ पर हाथ उठाता है, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ। तड़ाक! रिसेप्शन में प्रभा के माता पिता भी आए हुए थे। कहने के साथ ही प्रभा ने अपने पति राकेश को किसी रबड़ के खिलौने की तरह उठा लिया। अरे यह मेरी बेटी को क्या हो गया है? और अगले पल भड़ाक! उफ, यह बहू है या डायन? उफ, यह तूने क्या किया बेटी? यह सब देख प्रभा के पिता सेठ हरदयाल अपनी बेटी की ओर बढ़े। बेटी, यह तुझे क्या हो गया है? आओ राक्षस, मैं अभी तुझे भी मजा चखाती हूँ। उफ, यह मेरी फूल सी नाजुक बेटी को एकाएक क्या हो गया है? तभी एकाएक प्रभा का चेहरा हिंसक हो उठा। फिर जैसे ही सेठ हरदयाल प्रभा के नज़दीक पहुँचे, धड़ाक! तभी पकड़ लो इसे, शायद इस पर पागलपन का दौरा पड़ा है। तब एक साथ कई लोग प्रभा की ओर बढ़े। आओ, मैं तुम सब से निपट लूँगी। अगले ही पल उन सब ने मिलकर प्रभा को जकड़ लिया। जाओ, कोई जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। तभी प्रभा के कंठ से एक विचित्र सी आवाज़ निकली। फिर प्रभा ने अपने शरीर को एक जोरदार झटका दिया। परिणाम स्वरूप हाय ही। अरे कमला की बहू पर तो शैतानी साया है। जान बचानी है तो भागो। शैतानी साया? अरे गायत्री बहन, यह तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ कमला। जान बचानी है तो पिछली गली में रह रहे खान सामा जी को बुलवा लो। मैं तो चली। फिर जा राकेश, जल्दी से जाकर खान सामा जी को बुला ला। अच्छा माँ। हा, जा बुला ला खान सामा को। वह खबीस मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो इसका मतलब सचमुच ही इस पर शैतानी साया है। जल्द ही राकेश खान सामाजी को लेकर वापस लौट आया। खान सामाजी, वो रही प्रभा, आप उसके चुंगल से माँ को छुड़ाइए, वरना वह माँ को मार डालेगी। नहीं, मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खान सामाजी छोटी मोटी तकलीफ़ों में गली मोहल्लों वालों की झाड़ फूंक करके मदद कर दिया करते थे। आई उफ माँ! ओह, इस पर तो वाकई किसी बुरी आत्मा का साया है। वह तेजी से आगे बढ़े। सब लोग पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ इसे। हा, आ बूढ़े, मैं तुझे भी मजा चखाती हूँ। उफ! प्रभा के सामने पहुंचकर खान सामाजी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे। खिल खिलाउल ढिगरी भिगरी ढिस पूछा। तभी तड़ाक! प्रभा के एक ही थप्पड़ ने खान सामाजी को होश ठिकाने ला दिए थे। लगता है इस बुरी आत्मा का इलाज मेरे वश का नहीं है। अरे, सोचते हुए खान सामाजी एकाएक चौंक पड़े। ओह, तो वह बुरी आत्मा उस लॉकेट में है। मुझे किसी तरह वह लॉकेट उसके गले से निकालना होगा, वरना यह अभी कुछ ही पलों में और हिंसक हो जाएगी। यह सोचकर वह प्रभा की ओर बढ़े। अगले ही पल उन्होंने प्रभा के गले से वह लॉकेट नोचा और उसे एक खुले कमरे में उछाल दिया। फिर खबरदार, कोई इस कमरे का दरवाज़ा ना खोले। उफ, मेरा सिर! फिलहाल इसकी सांकल पर मैं अपना यह ताबीज़ बांध दे रहा हूँ और पनी मोहल्ले से अपने उस्ताद गुलाम रसूल को बुला लाता हूँ, वही इसका कोई उपाय करेंगे। फिर खान सामाजी के वहाँ से चले जाने के बाद सब लोग भयभीत से उसी दरवाजे की ओर देखने लगे। बहू, तुम ठीक ठीक तो हो ना? पता नहीं क्या बात है माँ जी, मेरा सर चकरा रहा है। क्या खान सामाजी के उस्ताद इस शैतानी आत्मा पर काबू पा सकेंगे? उफ, पता नहीं यह सब क्या है। खुशी के मौके पर रंग में भंग हो गया। लेकिन इस बात से सब अनजान थे कि खान सामाजी द्वारा उछाला गया लॉकेट उस कमरे में सो रहे एक 8 वर्षीय बालक के गले में जा पड़ा था और लॉकेट गले में पड़ने के बाद उसका चेहरा एकाएक भयानक हो उठा था। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के निकट पहुंचकर दरवाजे को छुआ, उसके जिस्म को एक तेज झटका लगा। अंदर से आती चीख की आवाज़ सुनकर दरवाजे के सामने खड़े सब लोग एकाएक चौंक पड़े। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई लड़का चीखा हो। अरे, यह चीख किसकी थी? आई! पता नहीं अंदर कौन है। मेरा रिंकू! यह तुम क्या कह रही हो मालती? रिंकू अंदर कैसे पहुंचा? वो उसे नींद आ रही थी। मैंने ही कहा था कि कमरे के अंदर पलंग पर जाकर सो जा, खाने के बाद मैं उसे उठा लूँगी। उफ मालती, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
पता नहीं अंदर उस बेचारे रिंकू पर क्या बीत रही होगी। वो इस हड़कंप में रिंकू के बारे में भूल गई थी। उफ, अब क्या होगा? अब रोने धोने से क्या होगा? मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से अपने बेटे को वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ जायसवाल, कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा खोलते ही हम सब पर मुसीबत टूट पड़े। कुछ भी हो, अंदर मेरा मासूम बेटा खतरे में है। मैं दरवाज़ा अवश्य खोलूँगा। हाय मेरा बेटा रिंकू। फिर दरवाज़ा खोलने के साथ ही मिस्टर जायसवाल घबरा कर 2 कदम पीछे हट गए। उफ नहीं, वह शैतानी लॉकेट मेरे रिंकू के गले में पड़ा हुआ है। मेरा लाल। मैं अभी अपने मासूम बेटे के गले से वह लॉकेट उतारता हूँ। अगले ही पल जैसे वह रिंकू के पास पहुँचे, धड़ाक, नहीं, उफ। तभी कोई चीखा, भागो। इसी के साथ मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। जान पर बचाकर भागने में ही भलाई है, भागो भागो। हाय मेरा रिंकू, क्या हो गया है? इस अफरा तफरी से एकदम अनजान 8 वर्षीय रिंकू प्रभा के ससुर हर किशन लाल की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में इस समय खूनी चमक थी। अरे, यह तो मेरी ओर ही आ रहा है। अगले ही पल उस मासूम ने हर किशन लाल को दोनों टांगों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। बचाओ पिताजी। फिर वह उसे चक्कर घिन्नी की तरह घुमाने लगा। आई। फिर एकाएक उसने हर किशन लाल की दोनों टांगें छोड़ दी। अगले ही पल, स्वामी, पिताजी, भड़ाक। दीवार से टकराते ही हर किशन लाल का भेजा बाहर आ गया था और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए थे। पिताजी, उफ, यह क्या हो गया? स्वामी। अब रिंकू के रूप में मौत कमला की ओर बढ़ी। कमला के नज़दीक पहुंचकर रिंकू के ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठाने लगा। मम्मी को छोड़ दे दुष्ट, वरना मैं तेरी जान ले लूँगा। राकेश ने रिंकू को रोकना चाहा। छोड़ मेरी मम्मी को, बचाओ, दूर हट मच्छर। और फिर देखते ही देखते कमला की जीभ बाहर निकल आई। ओह, इसने तो कमला को भी मार डाला। उफ माँ, भागो, इसके सिर पर शैतानी साया है, यह सबको मार डालेगा। रिंकू ने कमला के निर्जीव शरीर को एक और उछाला, भड़ाक, और शैतानी अंदाज में राकेश की ओर बढ़ा। रुक जा मेरे बेटे, मत खेल यह खूनी खेल। उफ नहीं। तभी खान सामाजी अपने उस्ताद जी के साथ वहां आ पहुंचे। अरे, यह क्या? किसने खोला यह दरवाज़ा, जबकि मैंने? उफ, बचाओ। उस्ताद जी, रोको उसे, वरना वह उसकी भी हत्या कर देगा। खान सामाजी का उस्ताद एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसने जल्दी से अपनी जेब से लोबान की पुड़िया निकाली और उस पर कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। छू छपाक छू। मंत्र पढ़ने के बाद उस्ताद ने एक चुटकी भर लोबान पुड़िया से निकाली और रिंकू पर उछाल दी। लोबान रिंकू के शरीर से टकराते ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकली, आई, और उसका सारा जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। बचाओ, उफ, मेरे लाल को क्या हो गया? रिंकू। तब आगे बढ़कर उस्ताद ने रिंकू के गले से वह लॉकेट उतार दिया। घबराओ मत, जो कुछ होना था हो चुका है, अब किसी को कोई खतरा नहीं है। लॉकेट गले से उतरते ही रिंकू सामान्य अवस्था में आ गया था। माँ, मेरे बेटे, मेरा लाल। तभी खान सामाजी का उस्ताद गुलाम रसूल उस लॉकेट में मोती के पास बंधी एक लौंग को निकालता हुआ बोला, यह रही सारी मुसीबत की जड़, अभिमंत्रित लौंग। तो सारी मुसीबत की जड़ यह है, लौंग? हाँ, मैं अभी इस लौंग से पूछता हूँ कि इसे किसने और क्यों भेजा है। आश्चर्य, भला यह लौंग क्या बताएगी? तब उस्ताद गुलाम रसूल आलती पालती मार कर वहीं फर्श पर बैठ गया और पुड़िया से चुटकी भर लोबान निकाल कर उस लौंग पर छिड़की। उफ, मुझे मत मार मौलवी, मुझे मत मार। घोर आश्चर्य है। नहीं मारूंगा। बता, तू कौन है और तुझे किसने भेजा है? मैं तांत्रिक राम प्रसाद द्वारा सिद्ध किया प्रेत हूँ और मुझे उसी ने भेजा है। क्यों, क्या चाहता है वह? यह मैं बताती हूँ। तभी वहाँ पर एक सुरीली आवाज़ गूंजी। सब लोग आवाज़ वाली दिशा में घूमे। अरे, यह तो वही औरत है जिसने मुझे यह हत्यारा लॉकेट दिया था। ठीक है, अब तू ही बता कि तू कौन है और उसने यह खूनी खेल क्यों खेला? यह खेल उसने नहीं खेला है, बल्कि मैंने अपनी जीत को पूरा करने के लिए खेला है। क्या कहा? तूने खेला है यह खेल? क्या तू इस कार्य के बुरे अंजाम से वाकिफ नहीं है? हा हा हा, मुझे अंजाम से डराता है? सुन बूढ़े, इस हरामजादे राकेश से बदला लेने के लिए यदि मुझे 100 बार नरक की आंख से गुजरना पड़ता तो भी मैं खुशी खुशी उसमें से गुजरती। लेकिन मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे अनाथ कर दिया? इसलिए कि तुम्हारे ही कारण मैं अनाथ हुई हूँ।
तुम ही वह कमीने इंसान हो जिसके कारण एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। तो तुम दीनानाथ शास्त्री की बेटी नीलम हो? हाँ कुत्ते, ठीक, तूने ठीक पहचाना, मैं वही नीलम हूँ। बेटी, हम तुम्हारे मुंह से पूरा किस्सा सुनना चाहते हैं। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है महात्मा गांधी कॉलेज से, जहाँ आज से साल भर पहले यह कुत्ता पढ़ता था। उसी कॉलेज में मेरी बड़ी बहन कंचन भी पढ़ती थी। धीरे धीरे इसने प्यार का नाटक रचा और मेरी मासूम बहन इसके नाटक को सच मान बैठी। कंचन को शादी के सुनहरे सपने दिखाकर इसने उसे बर्बाद कर दिया। वह गर्भवती हो गई। बात छुपने वाली नहीं थी, अतः जल्दी ही मेरी माँ की निगाहों में आ गई। बोल कंचन, किसका पाप है यह, और जो तेरी कोख में पल रहा है? राकेश का। यह राकेश कौन है? वह शहर के मशहूर सेठ हरकिशन लाल का बेटा है। वह मुझसे और मैं उससे प्यार करती हूँ। उफ, शर्म कर निर्लज, यह कहते हुए तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? माँ ने दीदी को खूब डांटा फटकारा। इसके अलावा वह अपनी औलाद के साथ और कर भी क्या सकती थी। तब उसी रात यह बात माँ ने पिताजी को बताई। उफ, यह क्या किया कंचन ने? उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। देखिए, जो होना था सो हो चुका, अब आप हिम्मत से काम लीजिए। कंचन कहती कि वह और राकेश आपस में प्यार करते हैं। अब इस बिगड़ी बात को बनाने का एक ही तरीका है कि किसी तरह राकेश और कंचन का ब्याह हो जाए। ठीक है, मैं कल ही सेठ हरकिशन लाल के घर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ठीक है? फिर दूसरे दिन मेरे माता पिता सेठ हरकिशन लाल के घर पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, अपनी नालायक औलादों को। तू मेरे बेटे को सिर मरना चाहता है? सेठ जी, राकेश और कंचन आपस में प्यार करते हैं। कुछ कहने से पहले कम से कम राकेश से तो पूछ लें। फिर वहां राकेश को बुलवाया गया, लेकिन राकेश ने जो कहा उसे सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल गई। तो आप उस बदचलन कंचन के पिता हैं जिसकी बदचलनी के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर हैं? नहीं, यह झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं है। हा 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 हा। बंद करो यह शैतानी अट्टहास। लेकिन उन शैतानों के शैतानी अट्टहास न रुकी तो मेरे पिता की हृदय की धड़कन। स्वामी। फिर पत्थर का बुत बनी मेरी माँ मेरे पिता की लाश के साथ घर पहुंची। पिताजी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरे पिताजी यूं नहीं मर सकते। फिर उसी पल मेरी बहन कंचन ने किचन में जाकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। दीदी, दरवाज़ा खोलो प्लीज। इस दोहरे सदमे को मेरी माँ भी बर्दाश्त न कर सकी और उसी समय उसने भी दम तोड़ दिया। आह माँ, तू भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि तेरी बेटी किसके सहारे जिएगी। तब मैंने कसम खाई, सेठ हरकिशन लाल, मैं अपने परिवार की बर्बादी का बदला तुझे अवश्य लूँगी। मैं तेरे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी। फिर मेरे सगे मामा, जो कि एक तांत्रिक है, ने मोहल्ले वालों की मदद से मेरे माता पिता तथा बहन का अंतिम संस्कार किया। मेरी माँ, पिता तथा बहन का अंतिम संस्कार कर वापस लौट कर मामा के पूछने पर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनकर मामा क्रोधित हो उठे। यह तो उस कमीने राकेश ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। जो कि हाँ मामा, और जब उस कमीने के जुल्म का बदला मैं उससे अवश्य लूँगी। मैं उसे उसके परिवार सहित मौत के घाट उतारूंगी। यह तो क्या कह रही है नीलम? तू भला यह सब कैसे कर सकती है? जैसे भी हो मामा, मैं उस कमीने से अपने माता पिता व बहन की मौत का बदला अवश्य लूँगी। तभी एकाएक मुझे याद आया, मामा तुम एक पहुँचे हुए तांत्रिक हो। मैंने सुना है कि जादू टोना द्वारा किसी को भी घर बैठे ही समाप्त किया जा सकता है। बेशक ऐसा होता है नीलम, लेकिन ऐसा करने वाले तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करते हैं। तो मामा, तुम्हें अपनी भांजी की सौगंध है, तुम्हें मेरे लिए अपनी तंत्र विद्या का गलत प्रयोग करना ही होगा। लेकिन बेटी, पहले तो मामा ने काफ़ी नानुकुर की, लेकिन अंत में वे मेरी जीत के आगे विवश हो गए। ठीक है, जो तू चाहती है मैं वही करूँगा, लेकिन एक बात सुन ले, तेरा इंतकाम पूरा होने से पहले यदि मुझसे भी किसी बड़े तांत्रिक ने मेरा तंत्र पकड़ लिया तो तू जीवित नहीं बचेगी। उस कमीने से बदला लेने के लिए मैं यह रिस्क लेने को तैयार हूँ। फिर तांत्रिक मामा अपनी तैयारी में जुट गए। ए मरघट के प्रेत, जाग जाग। और इधर मुझे पता लगा कि राकेश की शादी की तिथि निश्चित हो चुकी है।
तो उस कुत्ते की शादी आज से 3 दिन बाद है। ठीक है, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि उस कुत्ते को उसकी मौत दुल्हन के हाथों हो। उसके आगे का किस्सा तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह मैंने अभिमंत्रित लौंग बंधा यह लॉकेट राकेश की दुल्हन तक पहुंचाया था। लड़की, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब तो अपनी काली करतूत का परिणाम भोगने को तैयार हो जा। मैं इस लौंग पर यह नींबू काटने जा रहा हूँ और इसके बाद क्या होगा यह तू अच्छी तरह जानती है। हाँ जानती हूँ, मुझे अपनी किसी भी अंजाम की कतई परवाह नहीं है। तो फिर यह ले। कहने के साथ ही खान सामाजी के उस्ताद ने लौंग पर मंत्र पढ़ा और नींबू काट दिया और अगले ही पल उस लौंग से धुआं उठने लगा। फिर देखते ही देखते वह धुआं एक इंसानी खोपड़ी में परिवर्तित हो गया। हा हा हा। इससे पहले कि यह शैतानी खोपड़ी मेरी जान ले, मुझे अपना बदला पूरा करना है। यह सोच एकाएक ही नीलम ने अपने वस्त्रों में छुपा एक लंबे फल वाला चाकू निकाला और निकट ही आश्चर्यचकित से खड़े राकेश की गर्दन में घोंप दिया। उफ, यह तूने क्या किया शैतान लड़की? नहीं। तभी उस इंसानी खोपड़ी का भयानक जबड़ा खुला और उसने नीलम को सिर से लेकर गर्दन तक का हिस्सा अपने जबड़े में दबा लिया और खचाक। फिर नीलम के प्राण लेने के बाद वह खोपड़ी भी नष्ट हो गई। भड़ाम। तभी ओह, पुलिस यहाँ कैसे पहुँची? शायद किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस घटनास्थल तक पहुँची तो जरूर, लेकिन वहाँ उसे 4 हत्याओं का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज करने के लिए कुछ न मिला। समाप्त।